Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। क्विकली चैप्टर को समझेंगे और क्विक तरीके से चैप्टर का फटाफट से रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था, चैप्टर बेसिक जानकारी के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। लैंड, वाटर, एयर, लाइफ के बारे में हम जान रहे थे, ठीक है। तो ये तो हम सब करेंगे ही। आप क्या कर दो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। फटाफट से, जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी से क्या कर दीजिए भाई, फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए लाइक शेयर करना। चलो ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि क्विक रिवीजन है। Introduction. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. हम बात करें हमारी प्यारी प्यारे अर्थ की, तो क्यों हमारी लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है, क्यों ह्यूमन बींग्स यहाँ पे रह सकते हैं? बिकॉज लाइफ को सस्टेन, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिससे लाइफ एग्जिस्ट हो पाती, लाइफ हम जी पाते हैं। कौन से एलिमेंट्स? लैंड हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया, यहाँ पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे मतलब प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए लाइफ पॉसिबल है। ज़िंदगी जीने के लिए हमें एयर की भी ज़रूरत पड़ती है, लैंड की भी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो अर्थ क्या है? एक यूनिक प्लैनेट है। हम अर्थ को बोलते हैं ना यूनिक प्लैनेट। अर्थ को हम क्या बोलते हैं? यूनिक। क्यों है यूनिक? क्योंकि एयर, वाटर, लैंड हमें यहाँ मिलता है। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. अर्थ क्या है? एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे क्या है, तीन जो एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के मिलते हैं, ओवरलैप होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। जो तीन एलिमेंट है वो मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और ओवरलैप करते हैं। जैसे ये देखो, एटमॉस्फेयर मिलेगा पहला एलिमेंट। सेकंड हम देखेंगे लिथोस्फेयर, ठीक है, सेकंड एलिमेंट। थर्ड हम देखेंगे हाइड्रोस्फेयर। ये तीनों क्या कर रहे हैं? इसमें मिल रहे हैं। ये देखो, ये जोड़ रहा है, क्या है ये? बायोस्फीयर। तो इन तीनों के बीच का एक जोन है, नैरो जोन है, जहाँ पर एयर को भी यूज़ किया जाएगा, वाटर को भी यूज़ किया जाएगा, लैंड को भी यूज़ किया जाएगा। तभी हमारी लाइफ पॉसिबल है, तभी भाई हम एग्जिस्ट कर पाएंगे, हमारी ज़िंदगी पॉसिबल है। तो वो जगह कौन सी? बायोस्फीयर। मतलब ऐसा डोमेन होता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो हम लैंड, वाटर, एयर की इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं हमारी लाइफ में। क्लियर? लिथोस्फेयर। अब सबसे पहले लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, जो किसका वो रहता है? लैंड फॉर्म्स। क्या रहेंगे जिसमें? लैंड फॉर्म्स। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है, ठोस, बिल्कुल हार्ड जो पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। जिसमें हमें सॉइल भी मिलेगी, सॉइल की एक लेयर भी मिलेगी जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, ठीक है। The solid portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rocks of the earth crust and thin layer of soil that contain nutrient element which sustain organisms. क्लियर? एक हार्ड सरफेस जो क्रस्ट का, अर्थ की क्रस्ट का होता है, उसी को बोलते हैं लिथोस्फेयर, जिसमें सॉइल भी प्रेजेंट होती है, पतली लेयर सॉइल की हमें दिखती है। हम ज़मीन को देखते हैं तो ज़मीन पे हमें मिट्टी भी दिखती है, और मिट्टी में क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? न्यूट्रिएंट्स। हम बोलते हैं ना मिट्टी, ये मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, ये मिट्टी अच्छी, इस फसल को इस मिट्टी पे उगाओ। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो सॉइल में, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के दो डिवीजन है, एक लैंड मासेस के फॉर्म में, एक भाई लैंड मासेस के फॉर्म में जिनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, दूसरा वाटर बॉडीज के फॉर्म में जिनको हम ओशंस बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स, और ओशन बेसिन्स।
कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिस, इस दो तरीके से हमारा अर्थ सरफेस डिवाइडेड है। हम जब हमारे ग्लोब को देखते हैं, अर्थ की जो इमेज देखते हैं, हमें क्या दिखता है उसमें? कॉन्टिनेंट दिखेंगे या पूरा ब्लू ब्लू पानी पानी दिखेगा। तो क्या मिलेगा हमें उसमें? कॉन्टिनेंट मिलेंगे और वाटर, मतलब जो है वाटर बॉडीज मिलेगी। लैंड मास कितना है हमारा? 29%। चलो यहाँ लिख देते हैं, लैंड मास कितना है हमारा? 29% अवेलेबल है। ठीक है, लैंड मास कितना है हमारा? 29%। और वाटर कितना है हमारे पास? वाटर है 21, लिख रही हूँ 71%। तभी जब हम बोलते हैं ना अर्थ हमारा ब्लू ब्लू क्यों दिखता है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो भाई, इसकी जो है स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा वैसे यहाँ भी है पर मैंने यहाँ बता दिया है कि क्या बोल रहे हैं लैंड मासेस के बारे में। इस तरीके से, पहला इस तरीके से डिवाइडेड है, सेकंड इस टाइप से डिवाइडेड है। क्लियर? आया समझ में? क्या कह रहे हैं देखते हैं। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन। तो हमारा अर्थ सरफेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट वाटर बॉडी रहेगा, सेकंड जो है हमारा लैंड मासेस रहेगा। लैंड मास में क्या आएंगे? कॉन्टिनेंट आएंगे जो कि 29% है। वाटर बॉडीज में ओशन बेसिन्स आएंगे जो 71%, मतलब वाटर है हमारे अर्थ में। इसीलिए तो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, चलो कॉन्टिनेंट्स। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लिथोस्फेयर के अंदर कॉन्टिनेंट्स आएंगे। देखो इस तरीके से, मतलब ये जो लैंड मासेस हैं, ये जो क्या है हमारे, ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे लैंड मासेस है ये। और इतना बाकी ब्लू ब्लू क्या है? ये तो पूरा वाटर है। तभी हम अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। इतना वाटर वाटर पूरा है। क्लियर? आया समझ में? तो हमारे पास हमें क्या पढ़ेंगे? हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लैंड मासेस का मतलब जो हम लिथोस्फेयर की बात करें ना, तो लिथोस्फेयर में भाई ज़मीन आएगी यानी लैंड आएगा। और लैंड मासेस कहाँ मिलेंगे हमें? कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, जहाँ पे हमारी कंट्री भी रहती है। तो हमारे पास 7 हमारे मेजर कॉन्टिनेंट है। कितने मेजर कॉन्टिनेंट है हमारे? 7 हमारे पास मेजर कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और किससे सेपरेटेड है? ये वाटर बॉडीज से सेपरेटेड है। मतलब जो कॉन्टिनेंट है इनको अलग अलग वाटर बॉडीज ने सेपरेट किया है, चाहे वो सी हो, ओशन हो। अब ज़रा देख लेते हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट इस तरीके से। जैसे पहला हमारा यहाँ नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, सेकंड हमें यहाँ साउथ अमेरिका दिख रहा है, थर्ड यहाँ पे हमें अफ्रीका दिख रहा है, फोर्थ हमें यूरोप दिख रहा है, फिफ्थ हमें यहाँ एशिया दिख रहा है, सिक्स्थ हमें अंटार्कटिका दिख रहा है, सेवन्थ हमें ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट क्या आपको विजिबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ये। ठीक है, 7 हमारे मेजर कॉन्टिनेंट है। कौन से? पहला एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। These are our 7 continents in the world, major continent. Okay, Asia is the largest continent in the world. Asia क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। तो एक बार आप मैप देखो, हमको क्या मैप में एशिया सबसे बड़ा दिख रहा है? और एशिया कहाँ है हमारा? ये देखो, ये है ना एशिया। क्या आपको एशिया सबसे बड़ा दिख रहा है? येलो जो पूरा एशिया है, तो हाँ सबसे काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो एशिया क्या है? हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का लगभग कितना? 1/3 एरिया कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये कॉन्टिनेंट हमें कहाँ मिलेगा? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में मिलेगा। अब जब हमने चैप्टर पढ़ा था बहुत अच्छे से, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर पढ़ा था। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कैसे पता चलेगा भाई? अगर हम यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दें, इक्वेटर की लाइन जो हम बोलते हैं ना 0 डिग्री, इक्वेटर बीच में आता है, 0 डिग्री की लाइन रहती है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रहता है, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फेयर रहता है। अब ये हम नॉर्दर्न की बात करें तो ये डायरेक्शन हम देखेंगे, तो डायरेक्शन देखो आपको, ये क्या है? ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ये नॉर्थ है। ये डायरेक्शन कौन सा होता है? ये वेस्ट वाला डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन कौन सा है हमारा? ईस्ट है। ये हमारा साउथ है। तो क्या आपको एशिया, ये तो हटी है, रुको, एशिया आपको ईस्टर्न साइड दिख रहा है? इस साइड अगर हम अर्थ को ऐसे बीच में से ऐसे डिवाइड कर दें, ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दें, ये देखो जस्ट ऐसे ही ऐसे डिवाइड कर दें, तो ये ईस्ट साइड दिख रहा है आपको, ये पूरा वेस्ट है। तो यानी ईस्ट साइड हमारा क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हमारा एशिया मौजूद है। तो पूरा यहाँ दिख रहा है। और कैसा भी है ये भी देखो कि इस तरीके से पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में क्या है? हमारा एशिया है। क्लियर हुआ? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास होकर गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें कहाँ मिलता है? किसके ऊपर मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? हमें इक्वेटर के ऊपर मिलता है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब देखते हैं क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से गुजर रहा है। देखते हैं, लाइन गुजर पा रही है रेड वाली? हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, गुजर पा रही है। देखो एशिया से होकर गुजर रही है। इवन हमारे इंडिया भी उसमें आ रहा है। ठीक है,
क्लियर हुआ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है? एशिया से होकर गुजरती। एशिया किस तरफ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब यहाँ पे सॉरी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्ट साइड में। क्लियर? किसके बारे में देखा हमने? एशिया के बारे में देखा। आगे बढ़े, फटाफट देख रहे हैं क्योंकि मैंने इसलिए मेन पॉइंट डाले हुए हैं जो ज़्यादा खास हैं। ठीक है, चलो देन यूरोप का देखते हैं। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप, ये रहा यूरोप, ये एशिया से मच स्मॉलर है, तो ये पूरा येलो एशिया और सिर्फ पर्पल इतना यूरोप है। तो हाँ, हमें दिख रहा है कि एशिया से यूरोप काफ़ी स्मॉलर है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट साइड मिलेगा। तो हाँ ठीक है, तो एशिया का अगर हम ये देखें कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है, तो इस साइड हमें मिल रहा है यूरोप। हाँ, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। इस तरीके से अगर हम डायरेक्शन डिवाइड करें तो यूरोप एशिया के वेस्ट में है। ठीक है, वेस्ट इस साइड। क्लियर हुआ? मतलब सॉरी, इस साइड, मैं खुद सामने से इस तरीके से बता रही हूँ, इस साइड है वेस्ट। क्लियर हुआ? आया समझ में? वेस्ट किस साइड होता है? इस साइड होता है। ये हम देखते हैं ना ऐसे, नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो इस साइड है। ठीक है, क्लियर हुआ? द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। आर्कटिक सर्कल इसके पास से होता हुआ गुजरता है। किसके पास से? यूरोप के पास से आर्कटिक सर्कल होता हुआ गुजरता है। तो देखो ये आर्कटिक सर्कल है, हमें मिलता है ना यहाँ पे आर्कटिक सर्कल। हमने अगर हम यह बनाए हमारे अर्थ को, ग्लोब को, तो कहाँ मिल देगा? पहले तो हम ये बोलेंगे 0 डिग्री की लाइन, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे हमने देखा था जो है अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल। इस सर्कल की बात हो रही है जिसको 66.5 डिग्री भी कहा जाता है नॉर्थ पे, है ना। यही भूल गए कि याद है? इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। यहाँ नॉर्थ रहेगा, यहाँ पे साउथ रहेगा, क्योंकि ऊपर है हमारे इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पे पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है, इक्वेटर के नीचे पूरा सदर्न हेमिस्फीयर आता है। याद करो, पूरा पढ़ा था। और ये बीच की लाइन इक्वेटर की है, ये वाली 0 डिग्री की। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या बोल रहे हैं कि जो यूरोप है वो कहाँ है? वेस्ट में आता है एशिया के। एशिया से काफ़ी स्मॉलर है। आर्कटिक सर्कल इसमें से होके गुजरता है। और ये क्या कह रहे हैं कि तीनों साइड से वाटर बॉडीज से क्या है? कवर्ड है। तो कहाँ कहाँ है वाटर बॉडीज? देखो, यहाँ आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, इस तरीके से यहाँ पे कवर्ड है। क्लियर? आया समझ में? यूरोप भी देख लिया। चलो, अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। मतलब पहले एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है। तो ज़रा देख लेते हैं अफ्रीका की तरफ। ये रहा हमारा ग्रीन पूरा, ये अफ्रीका। तो एशिया के बाद यही दिख रहा है सबसे बड़ा, बाकी तो छोटे छोटे दिख रहे हैं। ठीक है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। वर्ल्ड का सबसे गर्म रेगिस्तान, वर्ल्ड का सबसे गर्म रेगिस्तान और लार्जेस्ट जो है गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट भाई अफ्रीका में हमें मिलेगा। तो लोकेट करो मैप पे, सहारा डेजर्ट कहीं दिख रहा है? तो ये देखो, हाँ ये सहारा डेजर्ट हमें दिख रहा है, बिल्कुल। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। इवन हमें वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल नदी भी यहाँ पे दिख रही है, नाइल रिवर। तो देखो नाइल यहाँ लिखा है, दिख रहा है? क्लियर? नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। हमें जैसे हमने देखा था ना कि एशिया से ट्रॉपिक ऑफ क्या कैंसर होके गुजर रहा है, यूरोप से हमने देखा था आर्कटिक सर्कल की लाइन होके गुजर रही है। हमें कह रहे हैं कि आप नोटिस करिए जो अफ्रीका है ना, तो अफ्रीका में तीनों इक्वेटर की लाइन भी होके गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी है। तो जरा देख लेते हैं, रेड से पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहले तो इक्वेटर की लाइन बनाते हैं। तो देखो ये 0 डिग्री की है बीच की लाइन, ये 0 डिग्री बीच में इक्वेटर रहता है जो भाई नॉर्थ साउथ में बराबर डिवाइड करता है। ठीक है, ये इक्वेटर देखो लिखा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट अफ्रीका के मिड से बीच से होके इक्वेटर गुजर रहा है। ओके, हमसे ये भी कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है। तो जरा देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के ऊपर मिलता है 23.5 डिग्री पे। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ये भी गुजर रहा है, ये पूरा ग्रीन अफ्रीका है तो अफ्रीका से गुजर रहा है। हमसे ये कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहीं से गुजर रहा है, 23.5 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड जाता है वो गुजर रहा है। किसकी बात करें? कैप्रिकॉर्न की। तो देखते हैं जरा, ये भी गुजर रहा है क्या? हाँ, तो ये भी गुजर रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मुझसे। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तीनों, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, इक्वेटर हो या कैप्रिकॉर्न हो, तीनों ही अफ्रीका से होकर गुजरते हैं। क्लियर हुआ? अफ्रीका में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट है। अफ्रीका में वर्ल्ड की जो है क्या बोल रहे हैं, लॉन्गेस्ट रिवर है जिसकी बात करें हम, नाइल। ठीक है, लंबी रिवर सबकी। ठीक है,
क्लियर हुआ अफ्रीका के बारे में। आगे बढ़े, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है, तो अफ्रीका कह सकते हैं काफ़ी खास है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें से। भाई तीनों जो लैटिट्यूड से इंपॉर्टेंट पूरे इसमें से होके गुजर रहे हैं। क्लियर, चलो नाउ नॉर्थ अमेरिका की बारी है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो नॉर्थ अमेरिका है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। कौन से नंबर का? थर्ड लार्जेस्ट जो है कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का नॉर्थ अमेरिका। मतलब पहला हमने एशिया पढ़ा, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ये साउथ अफ्रीका से कैसे है लिंक्ड है, साउथ अमेरिका से सॉरी जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, ये देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका से यहाँ से जो एरो आ रहा है ना यहाँ पे इस जगह पे जुड़ा हुआ है कह रहे हैं। अब इस पॉइंट को क्या नाम दे रहे हैं? मतलब जब दो लैंड मास बड़े बड़े जब दो लैंड मास क्या होते हैं, पतले से स्ट्रिप पतले लैंड मास के थ्रू जुड़े होते हैं। दिख रहा है एक पतले से धागे जैसे हमें दिख रहा है, कह रही तो मैप में, तो मैप पे से पतली सी स्ट्रिप जैसा दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इस्मस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्मस। इस्मस का मतलब होता है जब बड़े बड़े दो लैंड मासेस को जोड़ता है एक नैरो लैंड मास, ठीक है, नैरो पतला सा लैंड मास को इस्मस बोलते हैं। और इसको क्या नाम दिया है? इसका नाम है इस्मस ऑफ पनामा। क्या नाम है इसका? नाम है इस्मस ऑफ पनामा। मतलब इस्मस तो है पर नाम दे रखा है पनामा। जैसे हम बोलते थे कंट्री तो है पर कंट्री के अलग अलग नाम है, ऐसी और भी जगह इस्मस होंगे, तो ये इस्मस को नाम दिया इस्मस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो कॉन्टिनेंट है कहाँ है? कंप्लीटली हमें नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। ये जो कॉन्टिनेंट है हमें नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। तो अब ज़रा मैप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हमें कह रहे हैं। तो देखो ये रेड है, ये हमने इक्वेटर की लाइन को करा है ना, ये डिवाइड करा नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर की लाइन हमने बनाई। हमें कह रहे हैं कि नॉर्थ साइड और वेस्ट साइड है, तो सबसे पहले इसको 20 से डिवाइड करो, ठीक है। हम ये बोल देंगे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। तो चलो अभी ईस्ट पे हम नहीं ध्यान दें, हमें वेस्ट बोला है, तो नॉर्थ ऊपर, ठीक है, ओके। वेस्ट तो इस साइड वेस्ट, तो हाँ नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या हमें नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। क्लियर हुआ? आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? तो ये था हमारा नॉर्थ अमेरिका। नाउ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका हमें कहाँ मिलेगा भाई? सदर्न हेमिस्फीयर में। ज़्यादातर जो पोर्शन है साउथ अमेरिका का वो सदर्न हेमिस्फीयर में ही मिलेगा। तो फिर से इक्वेटर की लाइन अगर खींच लें यहाँ से 0 डिग्री की, तो ज़्यादातर पोर्शन, सिर्फ इतना ही पोर्शन यहाँ पे, बाकी इतना जो पोर्शन है ये क्या है? सदर्न में। तो अच्छी बात है, यहाँ से देखो नॉर्थ यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, साउथ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ मोस्ट जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. जो एंडीज है, जो वर्ल्ड का क्या है? लॉन्गेस्ट माउंटेन कहा जाता है। एंडीज माउंटेन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है, वो हमें यहाँ से यहाँ दिखेगा। तो ज़रा देखते हैं, दिख रहा है एंडीज माउंटेन? ये देखो ये जा रहा है, ये ऐसे नॉर्थ से होते हुए साउथ की रेंज में इस तरीके से जा रहा है। कौन सा माउंटेन है ये हमारा एंडीज माउंटेन है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर अमेजन। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी हमें देखने मिलेगी। कौन सी भाई? अमेजन रिवर। देखो इस तरीके से, जैसे अभी हमने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर देखी थी नाइल अफ्रीका में, ये देखो ऐसे ही हमें कह रहे हैं कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट, देखो लॉन्ग होना लंबा, सबसे लंबी, लार्जेस्ट बड़ी नदी, ठीक है। तो सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की अमेजन, जो कहाँ है, कहाँ मिलेगी हमें? साउथ अमेरिका में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसके बारे में पढ़ा हमने? साउथ अमेरिका के बारे में। चलो अब ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया क्या है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भाई हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, जो कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नीचे के हिस्से में, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो देखो फिर से मैं इक्वेटर की लाइन बना रही हूँ 0 डिग्री की। क्या आपको नीचे दिख रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में? नीचे, हाँ तो बिल्कुल है। It is surrounded on all sides by the ocean and seas. It is called an island continent. ये पूरे तरफ से, चारों तरफ से आइलैंड और सी से घिरा हुआ है, मतलब सॉरी ओशंस, महासागरों और सागर से घिरा हुआ है। तो देखो इस तरफ पैसिफिक ओशन है, इस तरफ इंडियन ओशन है, यहाँ पे सदर्न ओशन, तो सब जगह से घिरा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड ओशन। आइलैंड तो हमें पता है, आइलैंड का मतलब क्या होता है भाई? पानी के बीच में, पानी के बीच में कोई लैंड रहेगा उसको आइलैंड बोलते हैं ना। तो चारों तरफ पानी और बीच में भाई कोई ज़मीन, ऐसी ऑस्ट्रेलिया क्या है? बीच में है, स्मॉलेस्ट से, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो इसको आइलैंड
कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्लियर? चल, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कहाँ मिलेगा हमें? सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, सबसे नीचे, बिल्कुल बॉटम। ये देखो, ये बिल्कुल बॉटम है, अर्थ के बिल्कुल बॉटम में हमें अंटार्कटिका मिलता है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ पोल कहाँ मिलेगा? बिल्कुल जो साउथ पोल इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मिड में, बीच में मिलेगा, यहाँ मिलेगा साउथ पोल, यहाँ पे बिल्कुल साउथ पोल हमें इस कॉन्टिनेंट के बीच में मिलता है। तो ये साउथ पोल है ना? ये नॉर्थ होता है ना ऊपर का, ये देखो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, क्लियर? As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets। जैसे कि हमने देखा है परमानेंटली, यहाँ पे क्या है? ये साउथ पोलर रीजन है, मतलब ठंडा इलाका, ठंडा, जहाँ पे जो सन की रेज है नहीं पहुँच पाती। जैसे सन है ये, तो सन की रेज यहाँ पे तो सही पहुँच जाती है, फिर यहाँ पे जाते जाते टेढ़ी हो जाती है। तो जब सन की रेज थोड़ी सी टेढ़ी होगी, यानी उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी, मतलब उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। तो अब यहाँ तक, इतनी दूर तक पहुँचते पहुँचते बड़ी मुश्किल पहुँचेगी, मुश्किल से ही पहुँच पाएगा। तो एरिया कैसा रहता है? कंप्लीटली परमानेंटली भाई आइस शीट, बर्फ़ की चादरों से घिरा रहता है, मतलब बर्फ़ की जो है चादर बिछी रहती है, ग्लेशियर बने रहते हैं। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट ह्यूमन बींग्स का नहीं है, मतलब परमानेंटली हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई परमानेंटली ह्यूमन बींग यहाँ रहते हैं, घर वगैरह बने, कॉलोनीज, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं वो रिसर्च सेंटर, इसके उन लोगों के लिए रिसर्च स्टेशन जैसा है, यहाँ पे आके वो लोग रिसर्च करते हैं। इस जगह पे आके बॉटम ऑफ इसको ये भी बोलते हैं कि वर्ल्ड की जो है लैब है जो सबसे बॉटम है, मतलब वर्ल्ड की ऐसी लैब जो बॉटम ऑफ द वर्ल्ड है ना, दुनिया की ऐसी लैब मानी जाती नेचुरल जो वर्ल्ड के बॉटम में अंटार्कटिका। बहुत सारे जो कंट्री के रिसर्च स्टेशन है वो यहाँ के रिसर्च करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की भी, तो इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन यहाँ पे हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। क्लियर? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? चलो भाई, तो किसके बारे में देखा हमने? अंटार्कटिका के बारे में। तो बेसिकली हमने क्या देखा? लिथोस्फीयर के बारे में, यानी लैंड मासेस। लैंड मासेस में क्या है? कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट है हमारे? 7 कॉन्टिनेंट हमने देखे। अब हम वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, तो किसके बारे में देखेंगे? हाइड्रोस्फीयर के बारे में। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम क्या बोलते हैं? अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, नो डाउट, ये हमें पता है। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको इसका परसेंटेज भी बताया था कि 71% जो क्या रहता है अर्थ में? वाटर है। 71% क्या है? अर्थ में वाटर है। More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land। 29% सिर्फ ज़मीन है, बाकी 71% से भी ज़्यादा हमारे अर्थ में वाटर है। More than 97% of the earth water is found in the ocean and it is too salty for human use। लगभग 97% से भी जो ज़्यादा वाटर जो हमें अर्थ का मिलेगा, हम ये कह रहे हैं अर्थ में वाटर है। ठीक है, वाटर आपको रिवर में भी मिलता है, लेक में भी मिलता है, पॉन्ड में भी मिलता है, ओशन में भी मिलता है, सी में भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो वाटर का है वो कहाँ मिलेगा? तो वो हमें ओशन में मिलता है, महासागरों में मिलता है। तो हम बोलते हैं वाह इतना सारा पानी, फिर हम उसे यूज़ क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि वो पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है, सैलाइन वाटर होता है। तो सैलाइन वाटर क्या कर सकते हैं भाई? यूज़ नहीं कर सकते, ना पी सकते हैं, ना वो क्रॉप्स वगैरह के लिए यूज़ होगा, वेजिटेशन के लिए भी सही नहीं है। तो ये कैसा है? ये कह रहे हैं ओशन वाटर 97.2 है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ इतना ही वाटर है, फ्रेश वाटर 0.03% जो अवेलेबल है, सिर्फ इतना ही वाटर हमारे काम का है। बाकी तो हमें आइस शीट्स के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में इतना परसेंटेज मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन हमारे काम का सिर्फ इतना है, इसीलिए बोलते हैं पानी को बचाओ बचाओ, इतना रोना गाना करते हैं, इतनी अवेयरनेस फैलाते हैं। क्लियर? चलो ओके, हमने वाटर का देख लिया। अब देखेंगे ओशंस। मेजर जो ओशंस है, वाटर बॉडीज है भाई, हाइड्रोस्फीयर के अंदर आएगा। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ओशंस क्या है? हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है। क्यों है मेजर पार्ट? क्योंकि ऑब्वियसली कितना? ऑलमोस्ट 97.2, इतना ऑलमोस्ट क्या करता है? वाटर बॉडी जो है हमारे अर्थ में, उसमें ओशन इतना ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो आप यहाँ अगर देखो तो यहाँ आपको सारे ओशंस ही ओशंस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? सारे यहाँ पे ओशंस ही ओशंस आपको दिख रहे हैं। ओशंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये मेजर पार्ट होते हैं हाइड्रोस्फीयर के, और ये आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशन वाटर होता है वो हमेशा मूव करता रहता है,
हमेशा मूव करता रहता है। किस फॉर्म में मूव करेगा? जैसे हम देखेंगे भाई, वो मूव करेगा आपको टाइडल फॉर्म में, टाइड के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में, ओशन करेंट्स के फॉर्म में। अगर हम ये सोचते हैं पानी एक जगह रुका हुआ है, भाई पानी नहीं इधर उधर होता, तो नहीं, पानी भी मूव करता है। हम देखते हैं ना, लहरें आती हैं मूव करके इधर उधर, ठीक है। किस फॉर्म में मूव करता है? वेव्स के फॉर्म में, टाइड्स के और ओशन करेंट्स के फॉर्म में। तो तीन जो है चीफ मूवमेंट है किसके? ओशन वाटर के। तो पहला वेव, सेकेंड टाइड्स, थर्ड है हमारा ओशन करेंट्स। The five major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size. हमारे पास कितने? 5 हमारे मेजर ओशंस है, 5 हमारे मेजर ओशंस है। कौन से? जैसे ये पैसिफिक ओशन दिख रहा है आपको, फर्स्ट। सेकंड ये है अटलांटिक ओशन, इस तरीके से, सेकंड। थर्ड हमारा यहाँ पे दिख रहा है हमें इंडियन ओशन, ठीक है, थर्ड है। फोर्थ हमें यहाँ पे सदर्न ओशन दिख रहा है, जिन्हें अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं, भाई साउथ में अंटार्कटिक के पास है। और ये फिफ्थ हमारा आर्कटिक ओशन। ये हमारे 5 मेजर ओशन है, मेजर ओशंस, ठीक है। सबसे जो लार्जेस्ट होता है वो पैसिफिक ओशन है, उसके बाद अटलांटिक ओशन हम देखेंगे, इंडियन ओशन है, उसके बाद जो हमारा अंटार्कटिक यानी सदर्न ओशन, फिर आर्कटिक ओशन। अच्छा, पैसिफिक ओशन क्या है? लार्जेस्ट ओशन होता है। और पैसिफिक ओशन के अंदर एक डीपेस्ट पॉइंट है, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है पैसिफिक ओशन में मिलेगा हमें, जिसको नाम दिया है मैरियाना ट्रेंच, जो लगभग कितना 11,022 मीटर्स तक डीप है। कितना डीप है? 11,2200 मीटर्स तक, इतना डीप है। क्लियर हुआ? आया समझ में? किसके बारे में बात करें हम? पैसिफिक ओशन की बात करें, लार्जेस्ट ओशन है। लगभग इसका शेप कैसा होता है? ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। अब अटलांटिक ओशन की बात करें तो ये रहा हमारा अटलांटिक ओशन। क्या बता रहे हैं? इसका शेप कैसा होता है? अटलांटिक ओशन का अगर आप शेप देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा आपको, ऐसे एस शेप का, हमने पढ़ा भी था। अटलांटिक ओशन का शेप कैसा है? एस शेप का होता है। और इसे बिजिएस्ट ओशन भी कहा जाता है। मतलब कोई ओशन बिजी भी होता है क्या? जॉब करता है क्या? नहीं, ओशन बिजी एज इन यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह, मतलब पोर्ट वगैरह के लिए बहुत सही जगह है, क्योंकि इसकी जो हमने देखी थी जो कोस्ट लाइन है, कैसी इंडेंटेड और इरेगुलर कोस्ट लाइन है। ऐसी कोस्ट लाइन हमें मिलेगी, ऐसे ऐसे इस तरीके से, इरेगुलर है, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर ऐसी इस तरीके से ऐसा या ऐसा। क्लियर हुआ? इरेगुलर है। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो यहाँ पे बढ़िया ऐसी मतलब कंडीशंस ऐसी बनती कि भाई आपको अगर कुछ भी सामान कैरेज वगैरह या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, भाई महासागर के रास्ते, ओशन के रास्ते, तो ये अटलांटिक ओशन बहुत ही बढ़िया जगह है कॉमर्स और ट्रेड के लिए। ट्रेड मतलब हम जो कहते हैं ना, सामान को खरीदना, कहीं से लाना, फिर यहाँ पे बेचना, फिर यहाँ से उठाना, फिर दूसरी जगह बेचना। क्लियर हुआ? जैसे पुराने ज़माने में हम बोलते हैं ना कि समुद्र के रास्ते आते थे, तो ऐसे ही। तो अटलांटिक ओशन बिजिएस्ट ओशन है, जिसका शेप कैसा है? हमें जो है एस शेप का मिलेगा। देन इंडियन ओशन। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम कैसे पड़ा है? एक कंट्री के नाम के बाद पड़ा है, और कंट्री कौन सी? इंडिया। और इसका शेप कैसा है? ऑलमोस्ट इसका शेप हमें मिलेगा ट्राइंगुलर शेप का। नॉर्थ साइड इसके एशिया है, इसके वेस्ट साइड अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इसके जो है ईस्ट साइड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? किसके बारे में देखा हमने? इंडियन ओशन। फिर जो है अंटार्कटिक ओशन, जो कि सदर्न ओशन है, इस तरीके से पूरे जो है अंटार्कटिका को कवर करता है। फिर आर्कटिक ओशन इस तरीके से यहाँ पे है, जो आर्कटिक लाइन यहाँ पे हमें मिलेगा, जो यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के पास इस तरीके से है। क्लियर हुआ? आया समझ में? आर्कटिक ओशन ना पैसिफिक ओशन से क्या है? जुड़ा हुआ है। आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को किसी ने जोड़ा है। एक जो है वाटर बॉडी, जब दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी सी या ओशंस को एक पतली सी नैरो वाटर की लाइन ऐसे जोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हमने देखा था स्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, और इसका नाम क्या है? पार्क स्ट्रेट। जैसे हमने देखा था ना इस्मस ऑफ पनामा, यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जो लैंड मास, जो दो बड़े बड़े लैंड मास को एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जोड़ती है, जिसको इस्मस बोलते हैं, तो क्या नाम था? इस्मस ऑफ पनामा। तो ऐसे ही जब आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन यानी बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज जुड़ रही हैं, इनको जो नैरो स्ट्रिप है वाटर बॉडी की वो जो जोड़ रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट, और नाम क्या है? पार्क स्ट्रेट। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नहीं सॉरी, पार्क स्ट्रेट मैंने गलत बोल दिया, पार्क नहीं बोलेंगे इसको, ये मेरी गलती है, सॉरी, माय मिस्टेक। इसको बेरन बोलते हैं, बेरन स्ट्रेट, इस तरीके से। क्लियर हुआ? आया समझ में?
कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं। पाक स्टेट तो सॉरी श्रीलंका और इंडिया का है, पाक स्टेट किसका है, श्रीलंका को इंडिया का है। आई एम सॉरी, मुझसे भी मिस्टेक हो गई। पाक स्टेट किसका है, जब हमने देखा था इंडिया और श्रीलंका को जो नैरो जो वाटर लाइन जोड़ रही है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। नाम किसका, पाक स्ट्रेट। और ये जो यहाँ आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जो स्ट्रेट जोड़ रही है वो है बेरिंग स्ट्रेट। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। और कन्फ्यूजन के लिए आई एम सो सॉरी, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो भाई, ये हमने किसके बारे में देखा, ओशंस के बारे में, यानी हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज़ के बारे में। नाउ अब एटमॉस्फेयर को देखते हैं। अब एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो पहले तो हम अर्थ देखते हैं। एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो हमारा प्यारा प्यारा अर्थ है ना, इसको सराउंड करता है। जो एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारे अर्थ को सराउंड करता है इस तरीके से, ऐसे हमारे अर्थ के सराउंडिंग में रहेगा, ऐसे। अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है भाई एटमॉस्फेयर की ये लेयर, एक थिन ब्लैंकेट जैसे। ऐसे अर्थ बोलता है कि मैं ओढ़ के रखता हूँ तुमको, तुम मेरे लिए थिन ब्लैंकेट जो है, थिन ब्लैंकेट जैसे हो, मैं तुम्हें ओढ़ के रखता हूँ ताकि मुझे जो सन की हार्मफुल रेज है वो इफेक्ट ना करे, और जो मेरे अंदर जो बेचारे लिविंग बींग्स हैं उनको कुछ हार्म ना पहुँचे, वो कहीं जल ना जाए, है ना, एक्सट्रीम हीट के कारण कहीं बर्न ना हो जाए। क्लियर हुआ, आया समझ में। एटमॉस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करती है, ऐसी गैसेस, ऐसी एयर जो ब्रीदिंग के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हमने ये भी देखा था कि जो है एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स भी होती है जो अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती है। जैसे पहली लेयर हमें देखने को मिलेगी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड लेयर हमारी मीजोस्फेयर है, फोर्थ हमारी थर्मोस्फेयर है, फिफ्थ हमारी एक्सोस्फेयर। क्लियर हुआ, ये हमारी क्या है, 5 लेयर्स है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको देखते हैं, चलो। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है गैस की लेयर से क्या है, सराउंडेड है, जिसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं जिसको, एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ये जो थिन ब्लैंकेट होती है, जो पतली सी चादर होती है कि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है प्लैनेट के लिए। क्या होती है, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun rays. ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, ये हमें ऐसे एयर प्रोवाइड करती है जो ब्रीदिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रोटेक्ट करती है हमको हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। जैसे कि मैंने बताया कि सन की जो इस तरीके से रेज आएगी, डायरेक्ट नहीं आती, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वैसे सन की रेज यहाँ पहुँचती है, लेकिन ये हार्मफुल जो एकदम से तेज़ हीट आती है उससे बचाती है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। क्लियर हुआ, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अब मैं जस्ट रीड कर रही हूँ। क्लियर, चलो। These layers starting from the Earth's surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. ये जो layers हैं कहाँ से start होती है, यहाँ से सबसे पहले, फिर stratosphere होगी, फिर mesosphere, thermosphere और exosphere. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean and dry air. जो atmosphere होती है किससे comprise होती है mainly, इसमें हमें nitrogen मिलेगा, ऑक्सीजन, मतलब जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें गैसेस भी प्रेजेंट होती है। तो गैसेस में ज़्यादातर पोर्शन, परसेंटेज कौन सी गैसेस का मिलेगा हमें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट नाइट्रोजन कितने परसेंटेज पे रहता है भाई, नाइट्रोजन हमें 78% में मिलेगा, और ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग 21 है। तो सबसे ज़्यादा जो बल्कि, जो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट है ज़्यादा, जिसका भाई प्रपोर्शन है, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रहता है। क्लियर हुआ, किसमें, गैसेस में। And other gases like carbon dioxide, argon and other comprise 1% by volume. और जो अदर गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन और अदर, ये 1% जो है वॉल्यूम से इसको कंप्राइज करते हैं। क्लियर हुआ, तो अब हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें गैसेज होती हैं जो ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, लाइवलीहुड के लिए बड़ी, मतलब लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये अर्थ को प्रोटेक्ट भी करती है। क्लियर हुआ, आया समझ में इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया एटमॉस्फेयर के बारे में, वाटर के बारे में, मतलब हाइड्रोस्फेयर के बारे में, लिथोस्फेयर के बारे में, लेकिन ये तीनों इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर कुछ तो होगा जो इन तीनों को साथ में यूज़ करता होगा। तो जो बायोस्फेयर है वो क्या है, नैरो जोन है। वो क्या बोलता है कि मैं आप तीनों को साथ में यूज़ करूँगा। वो कहता है लैंड प्लस वाटर प्लस एयर, मैं क्या करूँगा, आप सबको साथ में यूज़ करूँगा। मैं क्या हूँ, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर मतलब लाइफ का डोमेन,
जहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल है। और ज़िंदगी जीने के लिए हमें लैंड भी चाहिए, जो कॉन्टिनेंट की हम बात करें लैंड मासेस की, वाटर बॉडीज़ भाई वाटर भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए गैसेस ब्रीथ के लिए, या हमें सन से प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को। तो यहाँ पे लाइफ इसीलिए पॉसिबल हो पाएगी जब ये चीज़ तीनों चीज़ें मिला के इंटरेक्ट होगी, ओवरलैप होगी और मीट होगी। क्लियर हुआ? तो ये पॉसिबल कहाँ है? बायोस्फीयर में, जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, और मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इवन स्मॉल बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े मैमल्स तक, और ये एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि प्लांट है, प्लांट को खाद चाहिए होती है ना, मैन्योर चाहिए होता है, तो प्लांट को मैन्योर कैसे मिलेगा? एनिमल के डंग से, जैसे काऊ डंग से, गाय के गोबर से भाई नेचुरल खाद मिली, तो किस पे डिपेंड हुआ? वो एनिमल पे। एनिमल्स क्या करते हैं? घास खाते हैं। या हम भी हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं भाई? जो वेजिटेबल से, फ्रूट से, पेड़ों से मिलते हैं, खाते हैं ना। तो इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, एयर एंड वाटर। ये इन तीनों का कॉन्टैक्ट है, इसके बीच का नैरो जोन है। कौन सा? ये एक नैरो जोन है बेसिकली बायोस्फीयर। तो मतलब यहाँ पे लैंड, वाटर और एयर, इस तरीके से अगर एल लिख दूँ, हाइड्रोस्फीयर का एच लिख दूँ और एटमॉस्फेयर का ए लिख दूँ, तो बायोस्फीयर क्या है? ये है बीच का, इन तीनों को यूज़ करता है, नैरो जोन है बायोस्फीयर। ठीक है, तीनों को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इस तरीके से जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट होते हैं। All the living organisms, including humans, are linked to each other and the biosphere for survival. जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, इस और क्या है? बायोस्फीयर इसमें है सर्वाइवल के। तीनों होने चाहिए तभी तो सर्वाइवल पॉसिबल है। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or other. ये जो तीनों डोमेन है, वाटर हो गया या हम लैंड की बात करें, एयर की बात करें, तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और तीनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। क्लियर हुआ? चल, Carbon dioxide CO2 is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. अगर हम बात करें किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का। एयर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अब मैंने आपको बताया था कि CO2 क्या करता है? जो अर्थ से जो हीट निकलती है ना, रेडिएट करता है, उसको ट्रैप करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, कि बोलता है कि मैं आपको पकड़ लेता हूँ ताकि भाई जो मेरा अर्थ है उसमें एक गर्मी भी रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ठंडी ठंडी, टेम्परेचर माइनस में रहे, टेम्परेचर एक बैलेंस रहे, तो ठीक है, इट्स ओके, अच्छा काम करती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा? ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा हॉटनेस, ज़्यादा वार्मिंग होगी। अब क्या होगा? ज़्यादा वार्मिंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्या होगा? पूरा वर्ल्ड जो है गर्म होगा। तो ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड गर्म हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जिसके कारण क्या होता है? मैंने बताया था कि जो ग्लेशियर्स वगैरह, आइस शीट्स पिघलती हैं, इसके कारण सी और ओशन लेवल इंक्रीज होता है। और वैसे एरिया जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे जो समुद्रों के किनारे वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पे बाढ़ आने के, फ्लड आने के पूरे चांसेस रहते हैं और आते भी है। क्लियर हुआ? There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the हाइड्रोस्फेयर। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को भाई लिमिट में मेंटेन करके, बैलेंस करके यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इनको बैलेंस में, लिमिट में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तभी तो बोलते हैं वाटर को एक्सप्लॉइट मत करो, क्योंकि फ्रेश वाटर कितना था? हमने देखा था सिर्फ 0.03% था, है ना। गैसेस को, मतलब जो एयर पॉल्यूट होती है, हवा में जो इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, गाड़ियों से निकलता है, एयर पॉल्यूट होती है। जो सीवेज, जो गंदा, जो केमिकल्स निकलते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो नदी वगैरह में जाते हैं, तो पानी क्या होता है? पॉल्यूट होता है, जैसे कि हम पी सकते नहीं होता। लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी रिसोर्सेज हमारे पास प्रोवाइडेड है, लिमिट में बैलेंस करके यूज़ करना चाहिए। क्लियर हुआ? और ये जो डोमेन से, ये क्या है? इनके बीच में प्रॉपर बैलेंस रहे। क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया समझ में? और अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया? अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो भाई फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से क्या कर दो? लाइक कर दो। और इसी के साथ हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन भाई एंड होता है। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही ली थी, बाकी अदर एक्सप्लेन किया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट में मुझे भाई ज़रूर बताना, और अभी जो मैंने कहा लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट प्रिंस के यूट्यूब चैनल
एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।